अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की। हमने देखिए फंक्शन किस तरह से क्लासिफाई किया है, वन वन और मेनी वन। अब ये वन वन और मेनी वन क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक सेट है ए और एक सेट है बी। अब ए के एलिमेंट है 1 2 का 4 और बी में है ए बी सी डी। अब यहां पे कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है कि अगर ए के हर एक एलिमेंट का यहां पे केवल एक इमेज हो, और वो इमेज इस तरह से है कि 1 का अगर ए है तो 2 का क्या है बी है और 4 का क्या है सी। मतलब एक एलिमेंट का इधर एक इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब ये कि अगर ये वाली कंडीशन बन गई 1 2 का 4 ए बी सी कि 1 का इमेज भी ए और 2 का इमेज भी ए, तो हम इसको 1 1 नहीं बोलेंगे। 1 1 मतलब हर एलिमेंट का इधर यूनिक इमेज और रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट किस तरह से नहीं होना चाहिए कि 1 का इमेज अगर ए हो गया, अब ए किसी का इमेज नहीं हो सकता। ये जो ए है ये 1 के लिए बुक हो चुका है, मतलब एक बार जिसकी बुकिंग हो जाए बस वो दूसरे का नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब समझ जाओ। तो अब 2 का इमेज क्या हो गया बी। अब बी किसी का नहीं हो सकता, वो किसका हो गया 2 का हो गया। 4 का इमेज सी, अब सी किसका हो चुका है पूरी तरह से 4 का, अब सी और किसी का नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो वो 1 1 नहीं होगा, फिर वो होगा मैनी वन। चलिए, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है, इंजेक्टिव। ओके, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या हुआ कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में केवल एक इमेज होगा, और वो इस तरह से होगा कि 1 का इमेज ए हो गया तो अब 1 का इमेज ए हो गया, अब 2 का ए नहीं हो सकता, 4 का भी ए नहीं हो सकता, ए बुक हो चुका है 1 के लिए। तो इस तरह से ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। अगर यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट की अगर सेम इमेज होती है कि ए को भी 1 ने भी बुक कर लिया और 2 ने भी कर लिया, मतलब 2 ने एक की बुकिंग कर ली, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो मेनी वन हो गया, ये 1 1 नहीं होगा। मतलब एक x पे एक y। जैसे आप देखिए कि मैंने लिखा y इक्वल्स टू x। अब यहां पे मैं x 1 रखूंगा तो y कितना होगा 1। अगर मैंने x 1 रखा तो y कितना होगा 1। मैंने x 2 रखा तो y 2 होगा। मतलब x 2 रखा तो y की 2 के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मैंने x 3 रखा तो y भी कितना होगा 3। तो मैं यहां पे जो भी x रखूंगा हर x के लिए जो y आएगा वो रिपीट नहीं होगा। मतलब x इक्वल टू 1 पे ही y 1 होगा और y 1 कभी नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, जब मेनी वन की मैं बात करूंगा तो कैसी सिचुएशन बनती है, जैसे आप एक एग्जांपल और साथ में देखिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा x y और fx मैंने लिखा x स्क्वायर। अब आप सोचिए कि x अगर मैंने 1 रखा तो भी y 1 आएगा। अगर मैंने x कितना रखा -1, अब मैंने x -1 रखा तो भी y क्या आएगा 1। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग x पे सेम y मिल सकता है, दो का एक इमेज हो सकता है, दो लोग एक को बुक कर सकते हैं, लेकिन यहां एक की बुकिंग एक। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वन वन क्या होता है, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे मेनी वन भी समझ लिया। हम इसको आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम इसको और डेप्थ में लेके जाते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है वन वन फंक्शन क्या होता है, हर एलिमेंट का इधर एक इमेज हो और वो इमेज फर्दर रिपीट ना हो। मतलब 1 के लिए ए बुक हो चुका है, अब ए किसी का नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। अब यहां पे अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसको हम किस तरह से शो करेंगे कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये हम कैसे शो करेंगे। तो देखिए, इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि मान लीजिए इसके मैंने कोई 2 एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया x1 और एक लिया x2। ये
ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है, ए में x1 x2 है और बी में क्या है y1 y2। चलिए अब आप देखिए कि x1 का इमेज y1 और x2 का y2, तो अगर यहां पे मैं बोलूं कि x1 और x2 बराबर नहीं है, अब x1 x2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका इमेज भी बराबर नहीं होगा, y1 नॉट इक्वल्स टू y2। ऐसे केस में हम फंक्शन को क्या बोलेंगे 1 1, कि x1 x2 बराबर नहीं है तो y1 y2 भी बराबर नहीं होगा। इस तरह से फंक्शन क्या हो गया 1 1। अगर यहां पे मैं ऐसा बोलूं कि x1 और x2 इक्वल है तो उनका इमेज भी इक्वल होगा, इंप्लाइज fx1 इक्वल्स टू fx2। तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, कि इधर दो x इक्वल है तो ऑब्वियसली कि आपने इधर दो एलिमेंट सेम लिए तो दोनों की इमेज भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इस तरह से आप 1 1 को ध्यान रखिएगा। यहां पे एक और तरीका है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो अब आप देखिए कि उसका अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ मान लीजिए कि ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, अब ये 1 1 है या नहीं है इसके लिए आप क्या करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको केवल एक जगह कट करती है तो ग्राफ 100% किसका है 1 1 फंक्शन का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आप ग्राफिकली भी टेस्ट कर सकते हो। एक टेस्ट का तरीका क्या हो गया, ये हो गया कि x1 x2 इक्वल है तो उनकी इमेज भी क्या होगी सेम। x1 x2 इक्वल है तो इमेज भी सेम होगी, अगर इक्वल नहीं है तो इमेज भी क्या होगी डिफरेंट होगी। फिर ग्राफिकली आप 1 1 कैसे बताएंगे कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करती है तो ग्राफ 100% 1 1 फंक्शन का होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक पॉइंट पे कट कर रही है तो कहने का मतलब है कि एक x के लिए एक y, एक x के लिए एक y, एक x के लिए एक y, इस तरह से। फिर इसके अलावा एक और तरीका है जिससे फंक्शन को 1 1 बताया जा सकता है। अब देखिए कि कोई भी फंक्शन लगातार अगर बढ़ रहा है तो वो 1 1 होगा। ये देखिए ये लगातार बढ़ रहा है, या फिर वो लगातार कम हो रहा है। देखिए ये अगर लगातार कम हो रहा है तो भी 1 1 होगा, क्योंकि कम हो रहा है तो वो सीधे नीचे जाएगा। तो अब आप अगर सीधे नीचे जाएगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि आप इस केस में क्या करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो कोई भी फंक्शन अगर लगातार बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो वो 100% कैसा होगा 1 1 फंक्शन होगा। अब बात यह आती कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है इसका एक तरीका होता है, हम इस पे और आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप ये ध्यान रखना, आगे मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे मैं ये बढ़ने और कम होने वाली बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात फिर से करूंगा। अभी केवल आप ध्यान रखना कि कोई भी बढ़ रहा है तो उसका स्लोप बढ़ेगा। ऑब्वियसली कि कर्व अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप लगातार बढ़ता जाएगा। ये तो जनरल बात है, आप ध्यान दे सकते हो। कोई भी कर्व लगातार कम हो रहा है उसका स्लोप, मतलब कर्व का स्लोप नहीं होता, उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप लगातार कम होगा। अब स्लोप मतलब क्या होता है dy बाई dx। ओके, तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब dy बाई dx ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग है तो dy बाई dx लेस देन 0। मतलब फंक्शन 1 1 होने के चांस कब होंगे, या तो वो इंक्रीजिंग हो तो हर पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप बढ़ता रहेगा, डिक्रीजिंग है हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कम होता रहेगा। तो वो स्लोप मतलब क्या हो गया dy बाई dx। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है तो dy बाई dx ग्रेटर देन 0, बेसिक डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा। और अगर
डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों हो गया तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया मतलब ये इंक्रीजिंग और ये पोर्शन डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो गया तो 1 1 नहीं होगा। देखो मेनी वन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब 2 अलग अलग एक्स पे एक वाई। तो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता, तो वो 1 1 नहीं होता, ये होता है मेनी वन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 1 1 के लिए या तो स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग dy by dx ग्रेटर देन 0 या डिक्रीजिंग dy by dx लेस देन 0। ये सबसे इजी तरीका होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने का। आप ध्यान रखिएगा, ग्राफिकली मैंने आपको बताया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1, अदरवाइज नहीं होगा। और इमेज के हिसाब से 1 का इमेज अगर ए है तो ए और किसी का इमेज नहीं हो सकता, 2 का बी है, बी और किसी का इमेज नहीं हो सकता, 4 का सी है तो सी और किसी का इमेज नहीं हो सकता। अगर हम बात करें बोल्ट की तो आप ये तरीका लगाओगे, x1 नॉट इक्वल्स टू x2 तो y1 नॉट इक्वल्स टू y2, या ये तरीका ऑब्जेक्टिव में आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो अ फंक्शन f a to b is 1 1 if each element of set A have unique and डिफरेंट, मतलब यूनिक और डिफरेंट। डिफरेंट मतलब 1 के लिए बुकिंग हो गई ए की, तो 2 के लिए बी की, 3 4 के लिए सी की, इस तरह से। तो यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन सेट बी, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं, ये इधर मैंने बताया हुआ है कि हर एलिमेंट ए का जो है उसका बी में केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। तो फंक्शन 100% कैसा होगा, 1 1। ये देखिए यहां मैंने आपको बताया है कि ये दोनों इक्वल तो दोनों की इमेज इक्वल, दोनों अगर डिफरेंट तो दोनों की इमेज डिफरेंट, और 1 1 मतलब एक एक्स पे एक वाई। आप ध्यान रखिएगा। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा। सबसे पहला, fx is 1 1, fx 1 1 कब होगा, if line parallel to x axis cuts the graph of function at only one point, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और फंक्शन के ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन 100% 1 1 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं fx इक्वल्स टू e की पावर x, एग्जांपल e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, fx क्या होगा, 1 1। और एग्जांपल देखते हैं fx इक्वल्स टू ln x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन देखिए, ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन भी क्या है, 1 1 है। आप ध्यान रखिएगा। और भी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने दिखा y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये लाइन है, और अगर हम इसको देखें तो इस तरह से लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो ये सारे ग्राफ किसके हो गए, 1 1 फंक्शन के। तो आप ग्राफिकली भी अप्रोच कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा नोट 1 के फॉर्म में, ओके, कि फंक्शन 1 1 है
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। आप ध्यान दीजिएगा, और एक पॉइंट पे कट कर रही, इसका मतलब एक एक्स पे एक वाई। 100% फंक्शन कैसा होगा? एक शॉर्टकट और ध्यान रखिएगा कि अगर fx इस टाइप का फंक्शन है, fx इक्वल्स टू ax की पावर n प्लस b, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, f की पावर n लिख रहा हूं मतलब समझ जाइए ये फंक्शन है, ओके, एंड n इज ऑड, पॉलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का है, n ऑड है, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? a नॉट इक्वल्स टू 0। सो fx इक्वल्स टू ax की पावर n प्लस b, n ऑड है, a नॉन जीरो है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं? 1 1। सो such functions are always 1 1। ओके, ऐसे फंक्शन हमेशा क्या होंगे? 1 1 होंगे। आप ध्यान रखिएगा, केवल a और b चेंज होगा और n हमेशा क्या होगा? ऑड। तो इस तरह के फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2x क्यूब प्लस 9, 2x की पावर 5 या x की पावर 5 प्लस 7। तो इस तरह के फंक्शन हमेशा क्या होंगे? इस तरह के फंक्शन हमेशा क्या होंगे? 1 1 होंगे। आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम देखते हैं नोट 3। कोई भी फंक्शन अगर लगातार, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, मतलब उसका स्लोप बढ़ेगा। ओके, जैसे अब देखिए कि ये ग्राफ मैंने बनाया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगातार स्लोप उसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसे फंक्शन में आप जो हमारा टेस्ट है कौन सा, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप बनाइए, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। तो इसका मतलब इफ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? dy बाई dx क्या होगा? ग्रेटर देन 0। फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर क्या हो? डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? कि dy बाई dx क्या हो? लेस देन 0। इफ अ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन it will be a 1 1 function। 1 1 फंक्शन। अगर कोई फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग भी कौन सा? स्ट्रिक्टली, याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब देखिए डिक्रीजिंग है, तो अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब लगातार बढ़ता रहे। मान लीजिए कि बढ़ते बढ़ते बीच में कांस्टेंट हो गया, तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। ओके, फिर वो मेनी 1 हो जाएगा। तो 1 1 के लिए या तो वो लगातार क्या होता रहे? बढ़ता रहे, या लगातार कम होता रहे। अगर वो कांस्टेंट हो गया, तो मतलब देखो, अगर ग्राफ मान लीजिए ऐसा हो गया, जैसे ये था, फिर ऐसा हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो अब आप देखिए कि इस रीजन में क्या हुआ कि x इक्वल टू 1 पे भी कितना आ रहा है? 2। ओके, अब यहां पे x इक्वल टू 1 पे भी 2 आ रहा है, 2 पे भी 2 आ रहा है, 3 पे भी क्या आ रहा है? 2। तो तीन अलग अलग पॉइंट की इमेज एक ही हो गई। 1 2 3 तीनों की इमेज 2, और 1 1 में मैंने बोला था कि एक की बुकिंग एक ही होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक से ज्यादा बुकिंग हो जाए, मतलब 1 की बुकिंग भी 2 है, 2 की बुकिंग भी 2 है, 3 की भी 2 है। ऐसे केस में फंक्शन मेनी 1 हो जाएगा। इसलिए वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए या लगातार कम होते रहना चाहिए। तो अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो फंक्शन 100% कैसा होगा? 1 1 होगा। अगर दोनों है तो फिर वो 1 1 नहीं होगा, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो फिर वो क्या होगा? मेनी 1 होगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 1 बताने का एक और तरीका ये है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
जो तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में यूज करना है वो क्या है कि इफ fx इज या fx इज 1 1, इफ fx 1 1 कब होगा? देखिए इसका तरीका क्या होगा, इफ x1 इक्वल्स टू x2 इंप्लाइज fx1 इक्वल्स टू fx2, कि x1 और x2 बराबर है तो fx1 और fx2 भी क्या होंगे? इक्वल। और हम क्या बोल सकते हैं कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, x1 और x2 बराबर नहीं है तो fx1 भी किसके बराबर नहीं होगा? fx2 के बराबर नहीं होगा। और ऐसा हुआ तो भी फंक्शन क्या होगा? 1 1 ही होगा। ओके, तो ये दो तरीके हैं, बोर्ड वाले तरीके हैं जिसको हम यूज करते हैं। आपको मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूं कि किस तरह से आप इसका यूज करेंगे। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब अपनी प्यारी बात आप याद रखिएगा, यहां से हम पीएनसी का यूज करेंगे और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, टोटल 1 1 फंक्शन कितने होंगे इसकी बात करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, पीएनसी पे बेस्ड यहां पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम देखते हैं। इफ अ सेट ए हैव m elements and set B have n elements, सेट A में m एलिमेंट्स है, सेट B में n एलिमेंट्स है, then total number of functions from A to B are, A से B में टोटल फंक्शन कितने होंगे ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको ये बात समझाता हूं। ये सेट A है और ये सेट B है। अब आप सोचिए कि यहां 3 एलिमेंट है, 1 2 3, यहां 4 एलिमेंट है A B C D। अब आपको बताना है कि कितने फंक्शन होंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि इस A के हर एलिमेंट का यहां पे एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो अब देखिए कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना चाहूं तो मैं कैसे सोचूंगा कि 3 एप्पल है मेरे पास, 3 एप्पल है या 3 रिंग है, ऐसे मान लो 3 डायमंड की बढ़िया चमचमाती हुई रिंग है और 4 राजकुमारियां हैं। आप सोचिए कि इन 4 राजकुमारियों को 3 रिंग पहनाना है। अब कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी राजकुमारी को कितनी भी रिंग पहना सकते हो, आपकी इच्छा है तो मत पहनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? पहली रिंग उठाई, 4 में से किसी एक को पहना दी। ओके, दूसरी रिंग उठाई, क्या किया? 4 में से किसी एक को पहना दी। तीसरी रिंग उठाई, 4 में से किसी एक को पहना दी। तो आप देखिए कि पहली रिंग के लिए कितनी राजकुमारियां? 4। दूसरी रिंग के लिए वापस से कितनी राजकुमारियां? 4। तीसरी रिंग के लिए वापस से कितनी राजकुमारियां? 4। तो क्या हो गया? 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 कैसे? यहां कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स। यहां कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स। तो क्या हो गया? 4 की पावर 3। अब ये फॉर्मूला तो आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए यहां कितने एलिमेंट्स है? यहां n एलिमेंट्स। यहां कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स। आ गया। अब यहां से यहां टोटल फंक्शंस कितने हैं वो फाइंड करना है। तो देखिए क्या था? 4 की पावर 3 आगे, तो क्या मतलब आगे की पावर पीछे। कैसे याद रखोगे? आगे की पावर पीछे मतलब आगे वाले की पावर में पीछे वाला, ऐसे आगे वाले की पावर में पीछे वाला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहां पे कितना आगे वाला कौन है? n। तो कितने टोटल फंक्शंस होंगे फ्रॉम a टू b? r n की पावर m। आगे वाले की पावर में पीछे वाला, आगे वाले की पावर में पीछे वाला, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? आगे वाले की पावर में पीछे वाले। आ गया?
आगे वाले की पावर में पीछे वाले। तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे, n की पावर m। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है, आपसे पूछे कि टोटल फंक्शन कितने होंगे, तो आगे वाले की पावर में पीछे वाले n की पावर m आप याद रखिएगा। ओके, हाँ बेटा, एक और बात देखिए आप यहां पे, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि सेट A हैव m एलिमेंट्स, सेट B हैव n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। इस बार हमको क्या चाहिए, वन फंक्शंस फ्रॉम A टू B कितने होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये A है और ये सेट B है। पहले मैं वही न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं, 1 2 का 4 A B C D। अब आप सोचिए कि टोटल वन फंक्शन मतलब हर एलिमेंट का एक यूनिक और डिफरेंट इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का इमेज A के अलावा कुछ भी नहीं, या B के अलावा कुछ नहीं, या C के अलावा, या D के अलावा। तो हर एलिमेंट का एक यूनिक और डिफरेंट इमेज होना चाहिए, तो ही फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं कि टोटल वन फंक्शंस कितने होंगे। अगर मैं बात करूं टोटल फंक्शन कितने होंगे, तो आगे वाले की पावर पीछे वाला कितना आ गया, 4 की पावर 3। अब अगर टोटल वन देखूं तो मेरे को देखो क्या करना पड़ेगा कि इन तीन रिंग है, वही अपने पास 4 प्रिंसेस है, राजकुमारियां हैं, 3 रिंग को 4 राजकुमारियों को पहनाना है। अब इस बार हर रिंग को आप केवल एक ही राजकुमारी को पहना सकते हो, एक रिंग केवल एक राजकुमारी को पहना सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा हर राजकुमारी को केवल एक रिंग पहना सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं पहना सकते। तो अब 3 रिंग 4 राजकुमारियां, ज्यादा से ज्यादा कितनी रिंग पहना सकते हो, एक, या तो एक या एक भी नहीं, एक से ज्यादा नहीं पहना सकते। चलिए तो हम कैसे करेंगे, आप यहां पे देखिए 4 राजकुमारियां हैं। अब मैं क्या करता हूं कि 4 राजकुमारियों में से कितनी लेके आता हूं, क्योंकि मेरे पास तो रिंग 3 ही है, तो 4 में से 3 लेता हूं, तो 4c3। 4 राजकुमारियों में से 3 सिलेक्ट करने का तरीका 4c3। चलो 3 राजकुमारियां बिठा दी मैंने, मैं 3 रिंग लेके गया। अब 3 राजकुमारियां और 3 रिंग, क्योंकि 4 में से 3 सिलेक्ट करके लाया, 3 राजकुमारियां 3 रिंग, हर राजकुमारी को एक रिंग पहनाना है। अब तो कितने तरीके, फैक्टोरियल 3। ओके, तो अब आप सोचिए कि अगर मैं इसको यहां पे 4 राजकुमारियां 3 रिंग, तो हर राजकुमारी को ज्यादा से ज्यादा एक रिंग पहना सकते हो, या एक भी नहीं। तो 4 में से मैंने 3 राजकुमारियां सिलेक्ट की, उनको बिठाया, 3 रिंग लेके गया, 3 राजकुमारियां 3 रिंग, फैक्टोरियल 3, हर राजकुमारी को एक रिंग मिले। तो कैसे, 4c3 से मैंने 3 सिलेक्ट की। अब फैक्टोरियल 3 क्यों आया, देखिए 1 2 3, 3 राजकुमारी, पहली राजकुमारी 3 रिंग लाया, एक पहना दी, तो पहली के लिए कितने तरीके, 3, एक पहना दी, दूसरी के लिए कितनी रिंग बची, 2। अब बेचारी को इसको एक पहनानी पड़ेगी, आखिरी वाली, इसी को हम क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, 3 फैक्टोरियल। अब सेम क्वेश्चन अगर मैं इसके लिए देखूं तो देखो क्या आएगा, यहां कितने एलिमेंट्स, m, b में कितने, n। अब यहां पे पहले तो मैं क्या करूंगा, NCM, n में से कितने सिलेक्ट करूंगा, m, मतलब जितनी रिंग है उतनी राजकुमारियां सिलेक्ट करूंगा। 4 में से 3 सिलेक्ट है, क्योंकि 3 रिंग है, यहां n राजकुमारियां हैं और m रिंग है, तो पहले n में से कितनी सिलेक्ट करूंगा, राजकुमारियां m। अब m राजकुमारियां सिलेक्ट कर ली और m रिंग पहनाना है, तो इनटू क्या हो गया, m फैक्टोरियल। इसको आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हो NPM, NPM, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ गया NPM। तो आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, ऐसे याद रखना, आगे ऊपर पीछे नीचे, ऐसे चे नीचे पीछे, आगे वाला ऊपर, आगे ऊपर पीछे नीचे, ऐसे याद रखना, आगे ऊपर पीछे नीचे। तो NPM आप ऐसा भी बोल सकते हो,
यहां आप इसको क्या बोल सकते हो फाइनली 4p3 ऐसा भी बोल सकते हो। ये है इसका आंसर और ये पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1, आपको बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना जो तरीका है वो सिंपल वाला ऑब्जेक्टिव वाला सिखाता हूं कि डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया f डैश x मतलब dy dx, डिफरेंशिएशन मतलब dy dx किया, तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ 2x प्लस 1। अब dy dx ऑफ fx इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। अब dy dx किसका, 2x का, प्लस dy dx किसका, 1 का। कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और यहां से 2 बाहर आएगा dy dx ऑफ x, और ये हो गया 0। अब आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, dy dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो ये x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 2। तो f डैश x कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, अब यहां पे f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx बोलो या f डैश x बोलो, एक ही बात है। इसको आप y भी लिख सकते हो, तो f डैश x या इसको मैं dy बाई dx भी बोल सकता हूं। तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो ये क्या होगा, देयरफॉर fx इज 1 1। कैसा है, 1 1 है, या फिर क्या बोल सकता हूं, और इंजेक्टिव। ओके, अब देखिए इसमें मैं आपको बोर्ड वाला तरीका बताता हूं, है ना। अब बोर्ड वाला अप्रोच कैसा होगा कि मैंने यहां पे बोल दिया x1 इक्वल्स टू x2। अब देखिए मैं धीरे धीरे क्रिएट कर दूंगा, और यहां पे x1 x2 किसमें है, सेट A में। ओके, जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ कहां से कहां है, R से R में। ओके, तो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, R। रियल नंबर में से दो मैंने एलिमेंट उठाए x1 x2, मान लो x1 x2 बराबर है, तो दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इक्वल होगा। अब दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा इक्वल्स टू 2x2 प्लस 1, तो भी इक्वल होगा। अब 2x1 प्लस 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, fx1। 2x2 प्लस 1 को क्या बोल सकता हूं, fx2। तो x1 इक्वल्स टू x2 क्या आ गया, fx1 इक्वल्स टू fx2। मतलब x1 इक्वल्स टू x2 इंप्लाइज fx1 इक्वल्स टू fx2। x1 x2 बराबर है, इससे क्या पता चल गया कि fx1 भी किसके इक्वल है, fx2 के। हैंस f इज 1 1। इस तरह से यहां पर x1 x2 इक्वल था, तो fx1 इक्वल टू fx2 आया, तो इसलिए f क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बोर्ड वाला तरीका हो गया f को 1 1 बताने का, और इसके अलावा ये जो मैंने तरीका बताया ये आप ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं f को 1 1 बताने के लिए। अब हम आगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे।